चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए लाइक शेयर भी कर दीजिए भाई, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक शेयर भी कर दीजिए। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी लोग यहाँ पर लाइक शेयर भी कर दिया करें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 90 है। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, कह रहा है इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथानक मन्नू भंडारी की नहीं है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि कौन सी रचना प्रसिद्ध कथानक मन्नू भंडारी की नहीं है। चलिए 90 का जवाब देना है। 90 का सही जवाब क्या बन जाएगा? चलिए 90 का जवाब देना है। इसमें राइट आंसर क्या बन जाएगा 90 में? चलिए कुछ यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन, यहाँ पर सी नंबर। चलिए ऑप्शन आपका सी है, पिंजड़े की उड़ान। तो ये बताइए कि पिंजड़े की उड़ान किसकी रचना है। चलिए अगर आपने जवाब सी दिया है तो हमने भी आपकी बात को मान लिया है। अब ये बताइए कि पिंजड़े की उड़ान जो रचना है किसकी रचना। चलिए कोई भी बच्चा यहाँ पर बताइएगा कि पिंजड़े की उड़ान जो है वो है किसकी रचना। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और जवाब भी आ रहे हैं। ऑप्शन ये आपका हो गया है। याद रखिए ये यशपाल की है। किसकी है? ये यशपाल की है। याद रखिए यशपाल की है। पिंजड़े की उड़ान किसकी रचना है? यशपाल की है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए भाई देखो मज़ा नहीं आ रहा है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग जुड़ जाते हैं सबको पसंद है, हमें भी पसंद है कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है। पूरी तरीके से हिंदी हमने आपको कंप्लीट भी कर दिया है, तो अब आपका तो फ़र्ज बनता है कि जैसे हम आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों का और हम लोगों का परिचय भी हो गया है। नया कोई व्यक्ति आता है तो उसकी बात दूसरी होती है ना। आप लोगों को परिचय है और आप लोग हमें भी जानते हैं, हम आप लोगों को जानते हैं। तो इसमें आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, तुरंत मोटिवेट बनाए रहिए। चलिए चलिए बहुत अच्छे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है। चलिए बताइएगा कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है। चलिए जो भी लोग न्यू है, नए हैं, वो लोग क्लास के बाद में हम लोग उनसे बातें करेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे टेस्ट पर, है ना। चलिए तो पद्मावत महाकाव्य है ना, जो कि कौन सी भाषा में लिखा गया है। चलिए 90 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर। तो बिल्कुल सही जवाब है, पद्मावत लिखा गया है आपकी अवधी भाषा में। इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे मलिक मोहम्मद, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कादम्बरी किस लेखक की रचना है। कल भी ये क्वेश्चन आपको मिला था और आज भी क्वेश्चन देखने को मिला है। कादम्बरी किस लेखक की रचना है? कबीरदास, बाणभट्ट, विद्यापति या भवभूति। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। चलिए हम बी को लॉक कर देते हैं। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की है। और बाणभट्ट कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है काशी काशी किसकी रचना है। काशी काशी किसकी रचना है? यहाँ पर 93 जवाब देना है। यहाँ पर जवाब देना है 93 नंबर में। काशीनाथ सिंह, भगवान दास मोरवाल, गोविंद मिश्र, संदीप लोटलीकर। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन ए दे रहे हैं सभी लोग। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बनेगा 93 नंबर में। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर काशी काशी जो आपकी है किसकी है? काशीनाथ की है। इन्हीं के नाम से आपकी रचना है। तो ऑप्शन आपका जवाब ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है। मतलब ये पूछा गया है बिखरे मोती जो आपकी कहानी संग्रह है ये किसका कहानी संग्रह है और ये कैसा संग्रह है? पहला इनका कहानी संग्रह है। किनका पहला कहानी संग्रह है? तो आपका 94 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो बिखरे मोती है। इसका राइट आंसर आपका डी आपका क्लियर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, ये पंक्ति किस काव्य रचना से है। ये कब आपसे पंक्ति पूछी गई है। पंक्ति जो आपकी है किस काव्य पंक्ति से है? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कामायनी से। ठीक है, इससे है कामायनी से है। याद रखिए कामायनी को हमने बताया था कि आपके कई सर्गों में विभाजित किया गया है, जो कि आपकी जयशंकर प्रसाद की है ना। तो ये जो पंक्ति ली गई है आपकी कामायनी के सर्गों से ली गई है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टेढ़े मेढ़े रास्ते, जो कि आपके कब? आपकी 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959। ये क्या है? उपन्यास हैं। ठीक है, ये उपन्यास इतने में प्रकाशित हुए थे। और पूछा गया है किस साहित्यकार की रचनाएं हैं। तो इन तीन में एक को तो आप लोग जानते हैं, भूले बिसरे चित्र को तो जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको जानते होंगे। और आपका जवाब भी यहाँ पर लगभग सही आ रहा है। यहाँ पर सी हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा का है। किसका है? भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, जो लोग भी जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को लाइक भी करते जाए, मोटिवेट रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है चारु चंद्रलेख किस उपन्यासकार की रचना है। चारु चंद्रलेख किस उपन्यासकार की रचना है? 97 का जवाब देना है। चलिए 97 के जवाब, कुछ लोगों के जवाब भी आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है चारुचंद्र किस उपन्यासकार की रचना है? रामविलास वर्मा, अमृतलाल नागर, हरिवंश राय बच्चन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यहाँ पर उपन्यास है का चारचंद्रलेख। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है।
मलिक मोहम्मद जैसी, इन्होंने सरल भाषा और यहाँ पर कह सकते हैं कि साधारण भाषा अपनाई है। और ये जो अपनाई है कौन सी भाषा, तो 98 का ऑप्शन क्या बन जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, काफ़ी लोग जवाब ए आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर, अवधी भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निराला द्वारा ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। चलिए निराला द्वारा ललित यहाँ पर गीतों का जो संग्रह है कौन सा है, गीतावली, अरिमा, गीत गुंज या गीतिका, गीतिका। चलिए 99 का ऑप्शन, चलिए डी नंबर यहाँ पर याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है कि निराला द्वारा ललित गीतों का संग्रह किस में मिलता है, तो गीतिका में मिलता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मधुशाला किसके द्वारा रचित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका हमेशा प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता होगा। मधुशाला किसके द्वारा रचित है, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा या हरिवंश राय बच्चन। चलिए जवाब देना है, और अच्छा क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर जवाब भी आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, हरिवंश राय बच्चन, बिल्कुल सही जवाब है। मधुशाला, मधुकलश, ये इनके महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं रचनाएं हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा। जब ये इंग्लैंड में गए थे, है ना, जब ये इंग्लैंड गए थे तो उस समय इन्होंने एक रचना किया था, एक गीत संग्रह लिखा था। ये गीत संग्रह का नाम आपसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका जवाब बनेगा ए नंबर, प्रणय पत्रिका। याद रखिए क्वेश्चन अच्छा है, कि प्रणय पत्रिका इन्होंने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में लिखा था, जो कि एक गीत संग्रह है, हरिवंश राय बच्चन ने। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। इनका जन्म भी आपके यूपी में ही हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं, मतलब आपसे पूछा है मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि इनमें से कौन से हैं। तो मैथिली भाषा में ये आपके प्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति। याद रखिए विद्यापति मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इसका राइट आंसर आपका सी, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है इतना सभी का पॉइंट। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है। एक मुलाकात जरूरी है ना। यहाँ पर बताइएगा कि एक मुलाकात कहानी की कथाकार इनमें से कौन है, कृष्णा सोबती, उषा राजे, दीप्ति खंडेवाल या अलका सरावगी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। 103 का जवाब आ रहा है, ऑप्शन डी और ऑप्शन बी भी आ रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बनेगा बी, उषा राजे। कौन है, तो एक मुलाकात किसकी है, आपके उषा राजे हैं। बहुत लोगों ने दिमाग ये लगाया कि एक मुलाकात जरूरी है, एक गाना है और ये अलका रागनी ने गाया है, तो अलका रागनी भाई नहीं है, यहाँ पर है उषा राजे। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उषा राजे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत लोगों का एक्स्ट्रा दिमाग भी चल जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, हंस, सुधा, वर्षा, प्रताप या सरस्वती। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा भी है। चलिए 104 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए हंस पत्रिका के संपादक यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद रहे हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना, चलिए क्लियर है इतना सभी का। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। आधे अधूरे किस विधा की रचना है, लॉक करिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा। चलिए जितने लोग बाद में जुड़े एक बार वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आधे अधूरे किस विधा की रचना है। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया 105 नंबर में, लगभग सभी का जवाब आया है। यहाँ पर 105 का जवाब जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, ये नाटक है। क्या है, नाटक है। अच्छा ये बताइए नाटक है किसका, ये बताइए। चलिए ये बताइए यहाँ पर नाटक है किसका। चलिए अगर आप लोग नाटक को बता देते हैं तो आप बताइए कि ये नाटक है किसका। ये प्रश्न का जवाब आप जल्दी से दीजिए, नाटक है किसका। बहुत अच्छे बेहतरीन, यहाँ पर जवाब आ गया मोहन, मतलब ये जो नाटक है मोहन राकेश का है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोहन राकेश का है, जो कि एक नाटक है और क्या है, आधे अधूरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है। एक दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट याद रखा करिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर नागार्जुन का नाम सुना और जल्दी से आंसर हमने लगा दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है नहीं शब्द भी लगा होता है, जिसको गौर करके पढ़ना है। मतलब एग्जाम हाल में क्वेश्चन कितना भी छोटा हो लेकिन उसको आपको पढ़ना आराम से है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 106 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसने कहा था, ये भी नागार्जुन का है ना। यहाँ पर दिया गया है मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये नहीं है भाई, ये नहीं है इनका। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये इनका नहीं है। अच्छा ये बताइए है किसका। चलिए अगर आपने जवाब दिया है, मानते हैं कि आपने बहुत अच्छे जवाब दिया है, तो ये बताइए कि है किसका। अगर किसी को पता हो तो जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर याद रखिए, यह है त्रिलोचन का। किसका है, त्रिलोचन का है। ये है किसका, त्रिलोचन शास्त्री का है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मैं उस जनपद का कवि हूँ, किसका है, त्रिलोचन का है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मतलब कह सकते हैं साहित्य साधना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, है ना। यहाँ पर निराला की, अच्छा तो पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, ये पूछा गया है। तो ये जवाब हो जाए किसका, ये रामविलास शर्मा की है। किसकी है, रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर, रामविलास शर्मा की है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन रीतकालीन कवि हैं? इनमें से कौन रीतकालीन कवि हैं? यहाँ पर 108 नंबर का जवाब देना है। तो रीतकालीन कवि आपके कौन है? तो दिनकर है, तो आपके है नहीं है, सुमित्रा पंत भी नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भूषण, है ना। जो आपके भूषण है ये आपके रीतकालीन कवि आपके हैं, याद रखिए ऑप्शन आपका बी आपका राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तुलसीदास जी की रचना इनमें से बताना है कौन सी है? विनय पत्रिका, कवित्र रत्नाकर, साहित्य लहरी, आकाशी। चलिए, तो काशी काशीनाथ की होगी, है ना, ये तो आप लोग जानते हैं। साहित्य लहरी ये तो इनकी आपकी है नहीं है ना, सूरदास की है। तो आपके पास ऑप्शन दो आपके दिए गए हैं, तो आपका पहला जवाब हो जाएगा विनय पत्रिका, है ना। विनय पत्रिका जो कि आपकी अवधी भाषा में लिखा गया, आपका सॉरी ब्रज भाषा में लिखा गया है ना, ब्रज भाषा में लिखा गया विनय पत्रिका है किसकी? तुलसीदास की है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन से हैं? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा भी गया है, याद रखिएगा। हल्दी घाटी के जो रचनाकार हैं आपके कौन हैं? चलिए, राणा प्रताप हैं, हरिऔध हैं, यहाँ पर श्याम नारायण पांडे हैं, सोहनलाल द्विवेदी। चलिए जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? चलिए, कुछ विद्वान साथी यहाँ पर जवाब ए दे रहे हैं, है ना, कुछ विद्वान साथी जवाब यहाँ पर ए दे रहे हैं, और जिनका जवाब ए आ रहा है उनका जवाब यहाँ पर कह सकते हैं गलत है। क्यों? कि आप लोगों को थोड़ा सा सेंस होना चाहिए जो लोग जवाब ए दे रहे हैं। ये बताइए, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था और उसके बाद उनका काम तमाम हो गया था, है ना, वो तो चले गए थे, क्या उन्होंने किताब लिखा होगा? क्या वो तो नहीं लिखा होगा ना। तो भैया ये तो आपका ऑप्शन ही हो सकता है, ठीक है ना, एग्जामिनर घुमाने के लिए ऐसे ही ऑप्शन रखता है। यहाँ पर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे, याद रखिएगा। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे हैं। कोई बात नहीं, गलती हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचा करिए, है ना। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा सी नंबर, श्याम नारायण पांडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो माना गया है किसे माना गया है? सभी को पता होगा और लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आ भी रहा है, भारतेंदु युग। कौन सा है? भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग मानते हैं, ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर एक कहानी आपने सुना भी होगा, पंच परमेश्वर, है ना, और इसके लेखक पूछा गया है, जवाब क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, लगभग सभी का जवाब आ गया है, हम लॉक करने जा रहे हैं ऑप्शन सी को। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिए मुंशी प्रेमचंद आपका जवाब बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कामायनी के रचनाकार कौन है? देखो, हिंदी साहित्य की ये बहुत ही प्रतिष्ठित आपकी है कामायनी, है ना, जो कि कई सर्गों में विभाजित की गई है, और इसके रचनाकार आपसे पूछा गया है। रचनाकार की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बच्चों की कहानियां लिखने वाले चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? यहाँ पर याद रखिए, इन्होंने बच्चों की बहुत कहानियां लिखा है, ठीक है, बच्चों की बहुत कहानियां लिखा है, और ये आपके चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार जो आपके हैं कौन है? यहाँ पर 114 का ऑप्शन बी बन जाएगा, प्राण कुमार शर्मा। प्राण कुमार शर्मा है जिन्होंने बच्चों की कहानियां लिखने वाले जो आपके चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? प्राण कुमार शर्मा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी टेस्ट अगर आपको ऐसे टेस्ट आपको होते हैं हिंदी साहित्य के रचनाओं से, तो आप एक बार लाइव क्लास अगर देखते हैं तो लाइव क्लास देखने के बाद एक बार उसे और देखिए, ठीक है, मतलब कह सकते हैं 2 बार देखा करें तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लाइव क्लास में आप बीच में आते हैं या बाद में आते हैं, कभी भी आते हैं, तो एक बार में सब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर एक बार क्लास खत्म होने के बाद दोबारा रिवीजन कर लेंगे तो 100% है कि आपके माइंड में छप जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए दोबारा इसका प्रयोग जरूर किया करें, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष किसकी रचना है? 115 का जवाब देना है। 115 नंबर की अगर बात करते हैं, अमृत और विष किसके है? चलिए 115 नंबर में लगभग सभी का जवाब आ गया है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ये नंबर अमृतलाल नागर की है। अमृत से अमृत आपको याद रखना है, अमृत और विष किसकी रचना है? अमृतलाल नागर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? अभी देख सकते हैं ये यूपीएसआई 2017 में भी पूछा गया था, और ये 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, पुलिस एग्जाम में पूछा गया था, है ना, जो कि यहाँ पर दोबारा से एग्जाम फिर से हुआ था, पुलिस वही वाले में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम धनपत राय है। क्या है वास्तविक नाम? क्या है? धनपत राय है। यूपी जीके में भी हमने आपको बताया है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माटी की मूर्तियां किस लेखक की रचना है? माटी की मूर्तियां किस लेखक की रचना है? रामचंद्र शुक्ल की है, रामरच बेनीपुरी है, राकेश वर्मा है, जगदीश चंद्र है। चलिए इनमें से राइट आंसर कौन हो जाएगा? लॉक करिए जल्दी से, राइट आंसर को लॉक करना है। चलिए काफ़ी लोग जवाब यहाँ पर दे रहे हैं 117 नंबर में, बी नंबर दे रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। याद रखिए, बिल्कुल ऐसे याद रखना है, माटी और माटी में क्या लगते हैं? वृक्ष लगते हैं, क्योंकि ऐसी जो रचना है आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगी। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो माटी होती है, माटी में ही क्या लगाते हैं? वृक्ष लगाते हैं। तो आपको ये भी याद रखेगा कि माटी की मूर्ति किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी। अब हम हमेशा के लिए अब आपको याद रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? एक क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में और कई वीडियो में हमने आपको बताया भी है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा?
तो जवाब बन जाएगा आपका कौन सा, ए नंबर, हिम तरंगड़ी, है ना। हिम तरंगड़ी जब ने हिंदी साहित्य स्टार्ट किया था तो हमने पहला ही क्वेश्चन आपको बताया था कि हिम तरंगड़ी के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था, माखनलाल चतुर्वेदी को। कब मिला था ये कोई बता सकता है? इसकी डेट अगर किसी को पता हो तो जल्दी से कमेंट करिए। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर जवाब आ रहा है 1955, बिल्कुल सही है। 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? समीक्षा के लिए, व्यंग के लिए, आलोचना के लिए, या काव्य रचना के लिए? तो कल भी हमने आपको बताया था कि हरिशंकर परसाई जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं व्यंग रचना के लिए। कैसे व्यंग रचना के लिए जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, भक्तिन का प्रसिद्ध रेखा चित्र रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भक्तिन दिया है, भक्तिन के बाद आपको खाली स्थान भरना है। यहाँ पर खाली स्थान क्या भर सकते हैं? तो महादेवी वर्मा भरेंगे। ठीक है, भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप भरेंगे क्या? डी नंबर भरेंगे। डी आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? बिना दीवारों का घर ये मन्नू भंडारी की कृति है और ये किस विधा पर है, मतलब ये है क्या? बिना दीवारों का घर ये मन्नू भंडारी का है क्या? तो ये जो आपका है ये है एक नाटक है। याद रखिए, बिना दीवारों का घर ये एक नाटक है जो कि मन्नू भंडारी का है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए क्लियर है इतना सभी का पॉइंट। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? इनमें से जवाब देना है। चलिए इनमें से अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की ये रचना है, दीप जले शंख बजे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? यशपाल को, जैनेन्द्र कुमार को, रामरच बेनीपुरी को, फणीश्वरनाथ रेणु? इनमें से राइट आंसर आपको लॉक करना है। चलिए काफ़ी लोगों के जवाब यहाँ पर आ गए हैं। चलिए हम लॉक कर देते हैं आपके सही ऑप्शन को। इसका जवाब बनेगा डी, फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएगा। फणीश्वरनाथ रेणु ये एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इन्हें आंचलिक उपन्यासकार की कह सकते हैं उपमा भी दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो ये बताइए, आधुनिक हिंदी की सबसे महान आपकी कवित्री हैं जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। और सभी को पता होगा, यहाँ पर लगभग जवाब भी आ चुका है, बेहतरीन तरीके से जवाब आ चुका है, महादेवी वर्मा। आपका जवाब यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्राण प्रणाम जोर जुग पानी, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? मतलब ये जो रचना है वो है तुलसीदास की, लेकिन ये रचना जो आपको मिलेगी कहाँ पर मिलेगी? ये रचना मिलेगी रामचरितमानस में। किसने? रामचरितमानस में ये रचना देखने को मिलेगी। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी, यह रचना रामचरितमानस के खंड काव्य से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रसमरथी की रचयिता कौन है? रसमरथी के रचयिता इनमें से कौन है? शिव सिंह है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, श्याम सुंदर दास हैं, या पंडित जगन्नाथ? 126 की अगर हम बात करते हैं तो जवाब भी यहाँ पर लगभग आ चुके हैं। ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। बी को लॉक कर देते हैं। रसमरथी के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? 127 नंबर आपको जवाब देना है। चलिए 127 की अगर हम बात करते हैं तो यह है आचार्य तुलसी की। किसकी है? अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की है? तो आपके आचार्य तुलसी की आपकी है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की खोज किस कृति की है? मतलब भारत की खोज जो है ना, ये जो रचना है किसकी है? रविन्द्रनाथ ठाकुर की है, महात्मा गांधी की है, जवाहरलाल नेहरू की है, सुभाष चंद्र बोस की है? चलिए 128 नंबर देना है। 128 नंबर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, ये जवाहरलाल नेहरू की। याद रखिए, भारत की खोज किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया मृगनयनी, जो कि एक उपन्यास है, किस लेखक की रचना है? यहाँ पर दिया गया मृगनयनी। और मृगनयनी की अगर हम बात करते हैं, मृगनयनी की अगर हम बात करते हैं जो कि एक उपन्यास है, और पूछा गया है किस लेखक की रचना है? 129 नंबर ऑप्शन बन जाएगा सी, वृंदावन लाल वर्मा। और देखिए, मृग जो रहते हैं कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। मृग कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। तो इसकी यही रचना आपको देखने को मिलेगी। मृग जो रहते हैं कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? यहाँ पर पूछा गया है, एक उपन्यास दिया गया है ना, यहाँ पर उपन्यास दिए, इनमें से यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेमचंद का उपन्यास इनमें से कौन सा हो जाएगा? मानस के हंस, चित्रलेखा, झूठा सच, या कर्मभूमि? चलिए 130 नंबर का ऑप्शन डी आ रहा है कर्मभूमि। आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, और आप लगभग सभी का जवाब यहाँ पर सही दिया गया है। ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है?
चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर की इनमें से कौन सी रचना नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आपका आ रहा है, या देखो यहाँ पर दिया गया गीतांजलि, पोस्ट ऑफिस, दो बहनें, ये तीन जो रचनाएं हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं, लेकिन चंद्रकांता इनकी नहीं है। यहाँ पर जो आपका ए नंबर आपके दिया गया है कि चंद्रकांता जो है ये किसकी है ना, चंद्रकांता इनकी तो नहीं है। तो ये बताइएगा, कोई भी स्टूडेंट इनमें से बता दीजिएगा कि चंद्रकांता किसकी रचना है। कोई भी इनमें से बताइएगा कि चंद्रकांता जो है वो किसकी रचना है। चलिए कोई स्टूडेंट, यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं कि लगभग आपका जवाब आ जाए, किसी भी बच्चे का आ जाए। चंद्रकांता के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं। चलिए नरेंद्र कोहली तो आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं होगा, मतलब कह सकते हैं चंद्रकांता के देवकी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, यहाँ पर जवाब आ गया है। यहाँ पर जो चंद्रकांता है वो देवकी नंदन खत्री का है। किसका है, देवकी नंदन खत्री का है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर होता चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। हमारी स्पीड में या हमारे समझाने का तरीका, या हम एक क्वेश्चन को 2-3 बार आपको रिपीट कर देते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि टाइम आपका वेस्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दें। यही क्वेश्चन अगर आपको डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया जाएगा तो एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट नहीं 2 मिनट लग जाएंगे, पढ़ाया उसी प्रकार से होगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति। देखो यहाँ पर याद रखिए, ना भूतो न भविष्यति, जो कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये पूछा गया है ना भूतो न भविष्यत है किसकी। तो यहाँ पर 132 का ऑप्शन ए नंबर नरेंद्र कोहली की है। नरेंद्र कोहली की ना भूतो भविष्यत, और इस रचना के लिए व्यास पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जवाब राइट क्या बन जाएगा 133 नंबर में। तो यहाँ पर याद रखिए, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है। क्या है, इंदुमती है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर, यहाँ पर इंदुमती आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिला होगा, लगभग हर एक एग्जाम की तैयारी करते हैं और हर एग्जाम देने जाते हैं, हर प्रैक्टिस सेट में लगभग आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि जो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इनकी पत्रिका का नाम पूछा है, विशाल भारत, हिंदी प्रदीप, सरस्वती या ब्रह्मा। चलिए 134 नंबर को हम लॉक कर देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गबन किस रचनाकार की रचना है। गबन किस रचनाकार की यहाँ पर रचना है। गबन है ना, सेवा सदन निर्मला, ये सब किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है। ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर, मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत की रचनाकार कौन है। यहाँ पर बताइएगा, जय भारत के जो रचनाकार हैं, जय भारत के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन हैं। जय भारत के रचनाकार आपके कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि जय भारत के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त। आपका जवाब डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जयसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है। यहाँ पर ये बताइए पद्मावत क्या है, पद्मावत किसके द्वारा है, तो मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा है। और पद्मावत है क्या, तो याद रखिए एक महाकाव्य है, जो कि कह सकते हैं कि एक समासोक्ति है। क्या है, ये समासोक्ति है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को हमने पढ़ाया नहीं है, कई बार हमने आपको पढ़ाया भी है कि जो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जैसी का, ये क्या है, ये समासोक्ति है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था। ये बताइए, कबीर ने देखो समाज सुधार किया है, लेकिन याद रखिए समाज सुधार करते समय इन्होंने एक ऐसा उपदेश नहीं दिया है जो कि इन्हें ऑप्शन में दिया गया है। ऐसा कौन सा उपदेश है जो आपके नहीं दिया है, तो देखो मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है, ठीक है, जाति प्रथा का खंडन किया है, ठीक है, मुस्लिम जो हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया है, लेकिन स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महादेव वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए बताइए, महादेव वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर 139 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर, यामा के लिए। और कब, तो यहाँ पर डेट भी याद रखिए 1982, क्योंकि ये डेट आपसे पूछा जाता है कब दिया गया था, 1982 में दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, साकेत महाकाव्य के रचयिता इनमें से कौन है। साकेत महाकाव्य के रचयिता इनमें से कौन बन जाएंगे। चलिए, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत या मैथिली शरण गुप्त। चलिए 140 नंबर में ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, मैथिली शरण गुप्त। आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम आपसे पूछा गया है। कामायनी महाकाव्य का रचनाकार आपसे पूछा गया है। सही जवाब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा वो आपका बन जाएगा 41 को, ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद। आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। यहाँ पर देखो दिया है हिंदवी छुट, है ना। ये पंक्ति जो लिखा है इस किस पंक्ति के लेखक की है, मतलब ये जो पंक्ति है वो किस लेखक की है। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कहिए जिसमें हिंदवी छुट, है ना,
किसी बोली का पुट न मिले। और ये जो पंक्ति है ये आपकी है मुंशी ईसा अल्लाह खां, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा मुंशी ईसा अल्लाह खां, इसका राइट आंसर आपका डी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन जीवनी है, इनमें से कौन जीवनी है, यह आपसे पूछा गया है। जीवनी बताना है अतीत के चलचित्र, आवारा मसीहा, चिंतामणि, नीड़ का निर्माण, फिर। यहाँ पर जवाब बनेगा ऑप्शन बी आवारा मसीहा, है ना। यहाँ पर आवारा मसीहा जो आपकी है वो क्या है, एक जीवनी है, याद रखिए आवारा मसीहा क्या है, जीवनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है। ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। यहाँ पर 144 नंबर जवाब दीजिएगा। चलिए 144 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जवाब बन जाएगा डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ठेठ हिंदी के ठाठ, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। रत्नावली दोहा संग्रह पूरा का पूरा है रत्नावली दोहा संग्रह पूरा का पूरा आपसे पूछा गया है, ये है रत्नावली की है, किसकी है, रत्नावली की है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर तुलसीदास देंगे, लेकिन याद रखिए यहाँ पर दिया रत्नावली दोहा संग्रह पूरा पूरा पूछा गया है और पूरा पूरा आपका हो जाएगा रत्नावली की है, ठीक है ना। अगर ये पूछा रत्नावली तो हम लोग यहाँ पर तुलसीदास का जवाब दे देते, लेकिन यहाँ पर पूछा है रत्नावली दोहा संग्रह, तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा रत्नावली। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कबीर दास की जो भाषा है वो कैसी है। यहाँ पर कबीर दास को वाणी का डायरेक्टर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये आपको एमए में मिला होगा कि वाणी का डायरेक्टर किसे कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि कई आपकी भाषाएं बोलते हैं, इसी कारण से इन्हें बोला जाता है पंचमेड़, खिचड़ी या सदुक्कड़ी यहाँ पर बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा 146 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे सूरदास के गुरु कौन थे, सूरदास के गुरु इनमें से कौन थे, सूरदास के गुरु इनमें से कौन थे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या विठल दास। चलिए अगर बात करते हैं 147 नंबर में तो ऑप्शन सी आ रहा है, कह रहा ऑप्शन सी हो जाएगा वल्लभाचार्य, आपका जवाब सही सी आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ इनमें से कौन सा है। सतसई, रामलला नेहचू, पृथ्वीराज रासो और अहला उदल, इनमें से पूछा है प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ इनमें से कौन दिया गया है। 148 नंबर के बात हो जाएगी ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ये प्रमाणिक ग्रंथ है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य का काल विभाजन यहाँ पर नहीं है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है तो आपने पढ़ा आधुनिक काल, आपने पढ़ा भक्ति काल, आपने पढ़ा रीत काल, लेकिन आपने संयुक्त काल नहीं पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है सुमित्रा पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर पूछा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। चलिए तो 150 को ऑप्शन राइट आपका हम लॉक कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, चिदम्बरा के लिए मिला था ना, चिदम्बरा के लिए ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है, इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 151 नंबर में जवाब देना है। तो देखो यहाँ पर आपके तुलसीदास, सूरदास और आपके कबीरदास ये तो भक्ति वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बिहारी आपके रीत काल के हैं, किसके हैं, तो रीत काल के आपके हैं जो आपके बिहारी हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हंस पत्रिका के संस्थापक, है ना, और संपादक आपसे पूछा गया है। तो ये बताइए हंस पत्रिका के जो संस्थापक है वो आपके कौन है, प्रेमचंद, निराला, धर्मवीर भारती या आज्ञे। चलिए 152 के जवाब भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और ऑप्शन यहाँ पर सभी का आ रहा है ए नंबर। चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों ने जवाब बिल्कुल सही चुना है। हंस पत्रिका की जो संस्थापक है या संपादक है कौन रहे हैं, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका प्रेमचंद, आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि इनमें से कौन है, तुलसीदास, केशव, कबीर या सूरदास। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन सी नंबर। चलिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर भी आपने जवाब जो चुना है बिल्कुल राइट चुना है, मतलब पूरी तरीके से बेहतरीन तैयारी आप सभी की है। यहाँ पर आपका सी नंबर कबीरदास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो है किसकी, तो सबसे पहले बात यही पता होनी चाहिए कि किसकी है, तो ये है चंद्रबरदाई की। अभी बताइए जो चंद्रबरदाई हैं ये किस काल से संबंधित हैं आपके हैं, तो ये जो जुड़े हैं आपके आदिकाल से जुड़े हैं ना, तो इनका राइट आंसर क्या बन जाएगा, डी नंबर आदिकाल आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है ना इतना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि हीरामन सुआ का उल्लेख आता है। हीरामन सुआ का जो उल्लेख मिलता है वो किस पर मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। तो एक पद्मावत महाकाव्य है, मलिक मोहम्मद जैसी का एक काव्य क्या पद्मावत है, और पद्मावत में ही उल्लेख मिलता है, सीरा मन सुआ का उल्लेख मिलता है, मतलब जो सुआ मतलब होता है तोता, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। आपके जो टीचर हैं तो टीचर उन्होंने कई बार ये शब्दों को रिपीट किया होगा। ये 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इन पंक्तियों में पूछा है कि रचयिता आप जो हैं वो आपके कौन हैं। चलिए रचयिता की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ये आ रहा है कबीरदास, है ना। कबीरदास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है।
प्रेमचंद के द्वारा लिखित पुस्तक आपकी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? यहाँ पर जवाब सही क्या बन जाएगा? तो देखो यहाँ पर आपका जवाब देखो रंगभूमि है, कायाकल्प है और जय पराजय है, लेकिन प्रेमाश्रय क्या यहाँ नहीं, जय पराजय नहीं है। यहाँ पर देखो ऑप्शन डी, यहाँ पर कह सकते हैं रंगभूमि, कायाकल्प और प्रेमाश्रय, ये तो आपके प्रेमचंद की, लेकिन जय पराजय, क्योंकि हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है ना, कौन, जय पराजय, जय पराजय कह सकते हैं प्रेमचंद की नहीं है किसकी, ये कोई बताएगा? जय पराजय है किसका? कोई अगर जवाब देना चाहता है तो जवाब दे सकता है जल्दी से। यहाँ पर जय पराजय जो रचना है किसकी रचना है? किसी को पता हो तो जल्दी बताइए, नहीं हम ही आपको जवाब देने वाले हैं। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं जय शंकर, तो जय शंकर तो नहीं है। याद रखिएगा कि जय पराजय जो आपकी रचना है ये श्याम नारायण पांडे की है। किसकी है? श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। याद रखिए श्याम नारायण पांडे की आपकी रचना है जय पराजय। क्लियर हुआ? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कबीरदास ये भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं? कबीरदास जो हैं ये भक्ति काल के किस धारा के हैं, मतलब ये किस में आते हैं? राम काव्य में या कृष्ण काव्य में, प्रेम काव्य में या संत काव्य में? किस में आप रखेंगे? कौन से ऑप्शन में से सही रखेंगे? तो ये एक संत के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात ये जो आप कहेंगे तो संत काव्य धारा में ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम काव्य यहाँ पर पूछा गया है, वो भी कैसा है? एक महाकाव्य पूछा गया है ना। और महाकाव्य की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा? प्रिय प्रवास है ना, प्रिय प्रवास है। अच्छा ये बताइए प्रिय प्रवास है किसका? चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। अगर आप इतनी स्पीड में जवाब दे रहे हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं उसका भी जवाब देते चलिए। प्रिय प्रवास जो है किसका है? चलिए यहाँ पर प्रिय प्रवास आपसे पूछा गया है कि प्रिय प्रवास जो रचना है वो किसकी रचना है? चलिए यहाँ पर दिया है हरिऔध, चलिए दिनकर तो नहीं है भाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय। वेरी गुड, यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या आपसे राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? कल भी हमने इस क्वेश्चन को आपको बताया भी था कि वृक्ष हैं, वृक्ष है ना, और यहाँ पर माटी ये साथ में होते हैं, मतलब राम वृक्ष बेनी जो आपकी और माटी की मूर्ति हैं। लेकिन ये है क्या? एक उपन्यास है, क्या है? तो याद रखिए ये जो आपका है एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर रेखा चित्र है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक इनमें से पूछा गया है, आपका जवाब इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? चलिए कौन सा ऑप्शन लगाने वाले हैं? जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य, भट्ट केदार, चंद्रबरदाई, भगवान सिंह या बलदेव? तो आपने सुना होगा क्या यहाँ पर भट्ट केदार। ठीक है, याद रखिए जयचंद्र प्रकाश से आपके कह सकते हैं भट्ट केदार महाकाव्य के जो लेखक है वो आपके भट्ट केदार हैं। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित किया गया है? याद रखिएगा इनका एक नाटक है जो बंगला भाषा से अनुवादित किया गया है ना, और इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन सी विद्या सुंदर। याद रखिए विद्या सुंदर ये बंगला भाषा से अनुदित किया गया है जो कि आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना सभी का? चलिए इतना क्लियर हो गया है तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार आपसे पूछा गया है। राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा? तो ये प्रश्न को हमने आपको कई बार प्रैक्टिस सेट में भी सॉल्व कराया है। इसके राइट आंसर आपके बनेंगे जो कि ऑप्शन बी आ रहा है यहाँ पर हरिशंकर परसाई। बिल्कुल राइट है कि व्यंग्यकार के रूप में आपके हरिशंकर परसाई जाने जाते हैं, और ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसका है? हरिशंकर परसाई। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया ज्ञानाश्रयी शाखा के, सभी को पता होगा, बच्चे को पता होगा, और हमेशा हमने आपको बताया भी है ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित जो जुड़े हुए हैं वो आपके कबीरदास जुड़े हैं। कौन जुड़े हैं? कबीरदास। आपका जवाब बन जाएगा सी नंबर। यहाँ पर देखो काफ़ी लोग जवाब आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग जवाब है जो इसका गलत दे रहे हैं, है ना, लेकिन लगभग जवाब सबके आ रहे हैं। और यहाँ पर हमको पॉजिटिव लेकर चलना है कि आप लोगों को यहाँ पर हिंदी साहित्य जैसे पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव हमें रिजल्ट मिल रहा है। बड़ी खुशी होती है कि आप लोग भी मन लगाकर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और आपके अंदर भी जिज्ञासा है कि कुछ सीखने की, है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के जवाब बढ़िया आ रहे हैं, बेहतरीन आ रहे हैं, धुआंधार आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि मैथिली शरणगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? जो मैथिली शरणगुप्त हैं ये आधुनिक काल में किस युग से जाने जाते हैं, अर्थात किस युग में से हैं? यहाँ पर बताना है। ये द्विवेदी युग के, कौन से द्विवेदी युग का आपका जवाब बन जाएगा ये नंबर, ये द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? तो याद रखिए महाकविराय की पदवी कई लोगों ने दिया है, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया गया है कि किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने किस कवि को महाकविराज की उपाधि दिया है? तो ये दिया है किसे? तो सुंदर, कवि सुंदर को दिया है। कवि सुंदर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, कवि सुंदर आपका जवाब हो जाएगा राइट। ठीक है, नहीं अगर आ रहा है या क्वेश्चन आपको पहली बार पढ़े हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट करिएगा। यही एक अच्छा रूल होता है जिससे आपकी तैयारी हो सकती है।
जिसके अंदर जुनून होता है उसके तरीके बहुत अलग होते हैं, है ना। जो भी कठिन होता है तो उसको बहुत लोग अपने मोबाइल की डीपी में लगा सकते हैं, स्टेटस में लगा सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसे 2-3 बार रिवीजन कर सकते हैं अगर पढ़ने का अगर इच्छुक हैं तो, है ना। लेकिन अगर इच्छुक ही नहीं है तो बस टाइम पास करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी प्रकार से टाइम पास हो सकता है। शरबत पीजिए, कुछ भी पीजिए, वो पास हो जाएगा, है ना। लेकिन कुछ करने की अगर क्षमता है तो आप अपने तरीकों से, अपने मन से ट्रिक निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, यहाँ पर लॉक करिए। यहाँ पर आपसे सही सुमेलित करना है, क्या यहाँ पर हो जाएगा। ये बताइए जो निर्मला है, क्या यहाँ पर जो निर्मला है किसकी, ये आपसे पूछा गया है। तो निर्मला जो आपकी हो जाएगी, ये किसका है, एक उपन्यास है। किसका है, ये उपन्यास है आपका, ठीक है। चीता के फूल जो आपके वो एक निबंध है, ठीक है ना। वरदान एक क्या है, एक कहानी है, ठीक है ना। और भारत दुर्दशा आपका नाटक है। मान लो अगर आपको नहीं भी पता था तो 2-3 पॉइंट तो आपको पता था कि भारत दुर्दशा क्या एक नाटक है ना। ये तो आप सभी को पता था, है ना। और यहाँ पर अगर बात करें चीता के फूल, तो वहाँ पर आपका निबंध आपको पता था। नहीं पता था वरदान एक कहानी है, तो कुछ ना कुछ तुक्का लगाकर भी काम कर सकते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है। और हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा कौन सा बन सकता है। तो यहाँ पर आपका जवाब राइट बनेगा 68 का ऑप्शन आपका बनेगा 68। अच्छा, इसका भी जवाब हो जाएगा डी नंबर, कवितावली। क्या, कवितावली, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा डी। कवितावली जो आपकी है ये ब्रजभाषा में आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त के द्वारा कृत नहीं है। मैथिली शरणगुप्त के द्वारा कृत नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है साकेत दिया गया है ना, फिर नील देवी दिया है, यशोधरा दिया है और आपका जयद्रथ। तो आपको ये तो पता ही होगा कि मैथिली शरणगुप्त ने साकेत लिखा है, यशोधरा लिखा है और जयद्रथ वध लिखा है। लेकिन नील देवी इन्होंने नहीं लिखा है। ये बताइए नील देवी किसने लिखा है, चलिए बताइएगा। नील देवी एक नाटक भी है। नील देवी क्या है, एक नाटक है, और लिखा किसने, ये जवाब दीजिएगा। चलिए किसी का जवाब आए, जिसका जवाब आ रहा है। चलिए कैलाश वाजपेयी तो नहीं है जवाब भाई, नील देवी कैलाश वाजपेयी का नहीं है। और आप बताइए, नील देवी एक नाटक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, बच्चे को पता होना चाहिए। तो भारतेंदु यहाँ पर जवाब आ गया, वेरी गुड। यहाँ पर जिसका भी जवाब आया है बहुत ही अच्छा आया है कि नील देवी जो नाटक है ये किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर, ये मैथिली शरणगुप्त का नहीं है, ये है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। हर एक पॉइंटों को बारीकी से समझते चलना है। अगर उद्धार लेना है, जीवन में कुछ करना है, हर एक पॉइंट को बारीकी समझिए। मान लो अगर आपको अपना उद्धार चाहिए तो मान लो हमने कम बताया है, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि इसे और अच्छे से आप पर सर्च करें, नेट में सर्च करें, उसके बारे में जानें। यही जिज्ञासा, यही लगन होती है, और यही लगन आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। और हमने आपको बताया था कि हवा में हस्ताक्षर के लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं हवा में हस्ताक्षर किसके है, हवा में हस्ताक्षर है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। इसका जो जवाब बनेगा वो आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य अतुकांत शैली में लिखी गई है। तो याद रखिए जयशंकर प्रसाद की एक काव्य है जो कि अतुकांत एक शैली है, अतुकांत शैली में है, और इसका जो नाम है वो है प्रेम पथिक। याद रखिए जयशंकर प्रसाद की एक काव्य है जो अतुकांत शैली में, इसका नाम क्या है, प्रेम पथिक आपकी लिखी गई है। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचना के साथ सुमेलित करना है और आपको सही जवाब देना है। यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लॉक कर दीजिए जल्दी से। जो चीज़ आपको आ रहा है वही आप लॉक कर दीजिए। यहाँ पर मानते हैं कि कुछ नहीं आ रहा, तो ये बताइए झूठा और सच किसका है, यशपाल का है, ये तो आप जानते ही होंगे। इसका हम यहाँ पर क्या 2 कर देते हैं, और 2 के हिसाब से करें तो सी में ऑप्शन 2 आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर 172 बार अगर बात करें तो आपका तुक्का यहाँ पर काम कर गया। यहाँ पर सी नंबर यहाँ पर हो गया, क्योंकि सी में ऑप्शन एक ही आ रहा है, तो हमने एक ही ऑप्शन को लिया है और आपका जवाब बिल्कुल सही हो गया है कि नहीं हुआ। यहाँ पर सी में 2 आया है और सी में 2 कहाँ है, ये आया है कि नहीं आया है। तो इससे पता चल गया कि अगर हमें एक भी अगर आपको ऑप्शन में आता है तो आप सही कर पाएंगे, और यही आपका होता है मतलब छांटने का तरीका, है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है। छायावाद की अगर बात किया गया है तो छायावाद के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि पूछा गया है, और ये आपके कहें सुमित्रानंद पंत हैं, याद रखिएगा। वैसे जयशंकर प्रसाद भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं, और सुमित्रानंद पंत भी हैं, लेकिन अगर ये पूछे छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि किसे कहते हैं तो सुमित्रानंद पंत को कहेंगे, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं क्या है, ये आपके प्रगति का सुकुमार कवि इन्हें कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है। चलिए छायावाद को प्रतिबिंबवाद जो कहा है किसने कहा है, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारी वाजपेयी। यहाँ पर 174 नंबर, याद रखिए रामविलास शर्मा ने छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलान करना है। यहाँ पर निबंधकार के साथ मिलान करना है। मान लो सभी आपको नहीं आता है तो एक तो पॉइंट आपको आ ही रहा होगा। क्या पॉइंट आपको आ रहा है यहाँ पर बताइएगा, किसी को अगर कुछ पता चला हो
तो यहाँ पर देखो जो दिया गया है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अगर इसको अगर आपने थोड़ा सा नोट किया होगा तो हो सकता है आपको पता हो कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और इसी अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है या विद्यापति श्रीनिवास का है, मतलब ये विद्यापति श्रीनिवास का ही है ये। अच्छा देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। यहाँ ये बिल्कुल सही है, ये जो विद्यापति श्रीनिवास का है, निवास मिश्र का है। यहाँ पर जो आपका जवाब है ये इसका है, और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर बी में थर्ड आ रहा है। अगर इस हिसाब से तो हमने पहचान कराना बता दिया है ना, नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। पगडंडियों का जमाना ये है किसका, पगडंडियों का जमाना जो है वो कुबेर नाथ राय का है, ठीक है, इसका 4 हो जाएगा। रसात्मक बोध के विविध रूप ये किसका है, तो ये है किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसका फर्स्ट हो जाएगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये आपका 3 हो जाएगा, विद्या निवास मिश्र का। विवाह योग ये किसका है, तो गुलाब राय का। विवाह और गुलाब यहाँ पर दिया, इसका 2 हो जाएगा। 4 1 3 2, 4 1 3 2 ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद निबंध के लेखक कौन है। यहाँ पर दिया है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद निबंध के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे। 176 नंबर के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने जवाब दिया है ए नंबर। चलिए, जिन लोगों ने जवाब दिया है ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है और बहुत ही अच्छी तैयारी आप लोगों की है। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, डॉक्टर नागेंद्र की यहाँ पर निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ था। मतलब जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने हिंदी साहित्य में एंट्री किया था। और एंट्री किससे किया था, तो इन्होंने एंट्री किया था किससे, तो आपके आलोचना से इनकी एंट्री हुई थी। आलोचना अर्थात ये आलोचना आपके लिखा करते थे। यहाँ पर ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन है। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत है ना, जिन्होंने राम के भक्ति का स्वरूप यहाँ पर प्रेरणा दिया है, और किसने दिया है, ये दिया है आपके स्वामी रामानंद ने। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, स्वामी रामानंद आपके हैं, जो कि राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत इन्हीं को माना जाता है, स्वामी रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है। प्रेम चिनगारी ये जो आपकी है, हमने आपको प्रैक्टिस सेट में आपको बताया भी है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जवाब जो बनेगा वो हो जाएगा नजफ अली। याद रखिए, नजफ अली की है रचना प्रेम पथिक, जो कि एक मुसलमान कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रीत काल को श्रृंगार काल की जो उपमा दिया है, संज्ञा दिया है, वो किसने दिया है। रीत काल को श्रृंगार काल की जो संज्ञा दिया है वो किसने दिया है। यहाँ पर याद रखिए, रीत काल को श्रृंगार काल की जो उपमा दिया है विश्वनाथ मिश्र ने दिया है। विश्वनाथ मिश्र यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। और हमने यहाँ पर हिंदी साहित्य का पूरा बेसिक हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा का पूरा हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बेहतरीन तरीके से है, पूरे यूट्यूब को छान लीजिएगा, कम समय में बेहतरीन तरीके से आपको वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी साहित्य की बेहतरीन से बेहतरीन आपकी यहाँ पर थ्योरी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो आप उसे देख लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। तो सभी को पता होगा मर्यादा जो आपकी है किसकी है। यहाँ पर जवाब देना है, यह द्विवेदी युग की है। मर्यादा किसकी है, द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका आपकी है। ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति जो है वो किसकी है। चलिए, ये उक्ति किसकी दी गई है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है। ये उक्ति जो आपकी है, देखिए मतलब ये जो पंक्ति है ये है रामचंद्र शुक्ल की। किसकी, ऑप्शन बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल की है। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का, इस पॉइंट से आपको थोड़ा बहुत याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। वेरी आईएमपी है और लगभग हमने आपको प्रैक्टिस सेट में आपको बताया भी है ना। तो यहाँ पर याद रखिए, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया वो किसने सुझाया था। राजा राम मोहन राय, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं सभी का, राजा राम मोहन राय। तो बिल्कुल जवाब यहाँ पर लॉक कर देते हैं, राजा राम मोहन राय ही इसका जवाब राइट हो जाएगा। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है। चलिए, वैदेही वनवास किसकी रचना है, यहाँ पर इस ऑप्शन को लॉक करिए। सही जवाब क्या हो जाएगा, और हमने यहाँ पर कई प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर आपको बताया भी है। चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब भी आ चुका है, और हम लॉक करने वाले हैं ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, है ना। ये हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तुलसीदास किसकी कविता है। तुलसीदास किसकी कविता है, 185 का जवाब देना है। 185 तुलसीदास पूछा गया है। देखो, तुलसीदास है लेकिन तुलसीदास जी की रचना नहीं है, ये है रचना किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। याद रखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बनेगा वो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, तो तुलसीदास किसकी रचना है, तो आपके ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर आपको कौन सा, बी नंबर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका जवाब बन जाएगा।
आते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है लेखक और उनकी कृति युग्म में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है ना। ये आपका युग्म जो दिया है गलत दिया है, देख लेते हैं कौन सा युग्म गलत है। कह रहा है बोलगा से गंगा, ये राहुल सक्रात्यायन क्या है, पहला आपका पॉइंट सही है। सूरज का सातवां घोड़ा धनवीर भारती का, ये भी सही है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, ये भी आपका सही है। लेकिन दर्शन दिग्दर्शन ये रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। याद रखिए जो दर्शन दिग्दर्शन है ये रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, तो है किसका, ये है किसका, तो ये जो दिग्दर्शन आपका है ये है राहुल सक्रात्यायन का। किसका है, राहुल सक्रात्यायन का है, इसे नोट करिएगा, ये है राहुल सक्रात्यायन का है। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जो आपका है गलत दिया गया था। दर्शन दिग्दर्शन राहुल सक्रात्यायन का है, रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कवि और उनकी रचना का जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो पहला पॉइंट दिया है शिवराज भूषण, यहाँ पर आपके भूषण हो जाएंगे, सही है। शब्द रसायन आपका कवि देव की आपकी रचना है, ये भी सही है। परिमल दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दिया है, परिमल आपका दिया गया है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं और आपको बात करते हैं तो यह भी सही आपका है। उद्धव शतक दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भाई उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की यहाँ पर नहीं है ना, तो ऑप्शन कौन होगा गलत, डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को और। क्वेश्चन दिया है कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। कनुप्रिया के रचनाकार इनमें से पूछा गया है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन हो जाएंगे, धर्मवीर भारती, राज्ञ राघव, भगवती चरण वर्मा या नागार्जुन। यहाँ पर आपका लॉक करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा कि कनुप्रिया के जो रचनाकार हैं वो धर्मवीर भारती, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। चलिए 189 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये है किसकी, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। यहाँ पर जवाब जो बनेगा, सही जवाब क्या बन जाएगा, चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका है प्रभा खेतान। क्या है, प्रभा खेतान है, इसका आपका जवाब क्या बन जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अगर आपको याद बताएं कि अगर आप सर्च करोगे तो एक और भी आपको आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या आएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र आएगा, लेकिन ऑप्शन में तो आपका नहीं दिया गया है, और ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपका जवाब आपके सामने दिया है, प्रभा खेतान आपका हो जाएगा। दोनों ही पॉइंट हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र भी ऑप्शन में कभी कभी दिया जाता है, प्रभा खेतान नहीं देता है। ठीक है, चलिए अगले आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम क्या है। मतलब हरिवंश राय बच्चन की बहुत ऐसी रचनाएं हैं जिनकी वजह से ये प्रसिद्ध हुए हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो यहाँ पर देखिए इनका क्रम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनकी मधुशाला आई थी, ठीक है ना। फिर इसके बाद आई थी मधुबाला आई थी, फिर आपका मधु कलश आई थी, ठीक है ना। फिर निशा निमंत्रण आई थी, तो इसे याद रखिए मधुशाला सबसे पहले इनकी आई थी इनके हिसाब से। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका ये वाक्य है, इस पॉइंट को बताइएगा। ये वाक्य जो बनेगा किसका है, ये है रैदास जी का। किसका है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है, रैदास जी का है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। आला खंड आपने आला उदर का नाम सुना होगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर एक रासो है आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है, और इस यहाँ पर रासो का नाम पूछा गया है। जवाब हो जाएगा बी परमाल रासो। परमाल रासो को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। किसे, परमाल रासो को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन दिया है, सूरसागर किस भाषा की रचना है। सूरसागर किस भाषा की रचना है, बुंदेली, ब्रज, अवधी, छत्तीसगढ़ी। चलिए जवाब देना है, सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो सूरसागर है किसकी, सूरसागर है किसकी, तो देखो ये है आपके ब्रज के क्षेत्र की है, ब्रज की है, तो सूरसागर है सूरदास की। किसकी है, सूरदास की है, जो कि किस में है, ब्रज भाषा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। याद रखिएगा, कठिन काव्य का प्रेत हमने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपका बहुत IMP है और इसे हमने पढ़ाया भी है ना। और आप देख रहे होंगे कि हम जो सीरीज लेके आते हैं या टेस्ट भी लेके आते हैं तो इन टेस्ट में क्वेश्चन आपके मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये आपके रिपीटेड है, पूछे हुए क्वेश्चन आपके हैं। और कोई भी प्रैक्टिस सेट जो आपका बना होता है तो लगभग पूछा हुआ प्रैक्टिस सेट आपके क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम। कठिन काव्य के जो प्रेत कहलाते हैं वो कहलाते हैं केशव। कौन, केशव जी हैं, ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नति के मूल, ये किसकी काव्य पंक्ति है। निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, ये काव्य जो पंक्ति है किसकी पंक्ति, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी। निज भाषा उन्नत है सब उन्नति के मूल, किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आदिकाल को बिजप्पन काल का नाम किसने दिया है। ये सब आपको थ्योरी में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं ये सब आपको थ्योरी में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप मन लगा के थ्योरी के जो हमने आपको लगभग 5 से 6 पार्ट आपके बनाए हैं हिंदी साहित्य के, अगर वो 6 पार्ट आप बना लेंगे तो भाई साहब जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से आया हो, सब उन्हीं वीडियो में ही मिल जाएगा। 5 से 6 पार्ट हैं, कुल मिला के आप 20-20 मिनट का समय देना है, 2 घंटे में पूरी हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगी और दोबारा से रिवीजन कर लेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल छप जाएगी कंप्यूटर की तरह। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाँ यहाँ पर इसका जो 196 का जवाब है वो आपको बन जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को बीजप्पन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भक्ति काल को स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा है? भक्ति काल को स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा है? यहाँ पर 197 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ये हो जाएगा कि भक्ति काल को स्वर्णयुग की जो सर्वप्रथम कहा है वो कहा है आपके गियर्सन। किसने? गियर्सन। ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि कबीर को वाणी का डिटेक्टर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है? हमने आपको कल भी बताया था, ये पिछले आपके लेक्चर में बताया था कि वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है आपकी कबीर को। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इन्होंने कई भाषाओं को मेल किया है, इनको कई भाषाओं का ज्ञान था और ये पंचमेल खिचड़ी अर्थात कई भाषाओं का यूज करते थे, इसलिए इन्हें वाणी का डिटेक्टर भी कहा जाता है ना। सबसे ज़्यादा वाणी का प्रयोग करने वाले यही कवि हैं। नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका वाणी का डिटेक्टर की संज्ञा जो दिया है किसने दिया है? ये दिया है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ पर कबीर को वाणी का डिटेक्टर की संज्ञा दिया है। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि अंगवधू किस कवि की रचना है? अंगवधू किस कवि की रचना है? अंगवधू किस कवि की रचना है? ये रचना है आपके दादू दयाल की है। अंगवधू किस कवि की रचना है? दादू दयाल की है। ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, दादू दयाल की है। सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक आपके जो थे, है ना, वो आपके कौन थे? उदंत मार्तंड के आपके थे, जो आपके कानपुर के थे, है ना, कानपुर के थे। और कह सकते हैं कि ये जो आपका प्रकाशित हुआ था ये आपके 1826 में 1826 में यहाँ पर हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड आपके थे, है ना। चलिए क्लियर है सभी को? चलिए और बताइए इसके बारे में। चलिए क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतेंदु युग में से निकलने वाली पत्रिका युग कौन सी है? भारतेंदु युग में से निकलने वाली पत्रिका कौन सी है? चलिए यहाँ पर बताइए भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग में यहाँ पर दो आपके दिए गए हैं और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब जो आपका राइट हो जाएगा वो आपका बन जाएगा ए नंबर। कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, ये दोनों ही रचनाएं जो आपकी हैं, है ना, ये पत्रिका हैं, ये भारतेंदु युग से निकलने वाली आपकी पत्रिका थी। ऑप्शन बन जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है 12 बरस लौ कुकर जीवे अरहु 1300 जिए सियार। मतलब ये पूछा गया है 12 बरस मतलब 12 साल जो कुत्ता होता है वो जीता है ना, और 13 साल जो जीता है वो सियार जीता है ना। ये जो कहा है, ये पंक्ति जो कहा है किसने कहा है? तो आपके जगनिक ने। किसने? जगनिक ने कहा है। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर, जगनिक आपका जवाब राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत लोगों के जवाब बहुत ही पहले ही आ जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 203 कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? यहाँ पर 203 का अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर सही क्या बन जाएगा? 203 की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। क्लियर है? चलिए सभी को जय हिंद।